नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सरोज गोस्वामी जी, जो एक पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इनसे आज हम बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो देशों में तनाव चल रहा है और बिहार का जो परिवर्तन होने वाला है सत्ता, उसके बारे में भी। तो सरोज गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके माध्यम चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी, आप एक अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सरोज कुमार गोस्वामी हुआ जी। मेरा घर रानीबारी के मठिया हुआ और मैं कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर सेवा करते हुए जिला प्रवक्ता का सेवा किया हूँ, सीवान जिला कांग्रेस प्रवक्ता। सरोज जी, अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। विश्व में बढ़ती कट्टरता युद्ध जैसी परिदृश्य में भारत का क्या रोल कदम होना चाहिए? देखिए, विश्व में जो बड़ी है कट्टरता और विश्व के जितने भी देश हैं सब एक दूसरे को दबाने की, माने बड़ा देश जो है वह छोटा देश को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसमें भारत का जो रोल होना चाहिए वो शांति का संदेश वाहक होना चाहिए जी। क्योंकि कहा गया है कि तेरे हर सितम पे मुस्कुराना हमको आता है, लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है, जी। बन के नफरत के हवाओं से बुझा दो मोहब्बत के चिरागों को, मगर मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है। तो हमारा देश जो है वो सदियों से, प्राचीन काल से ही, आदि काल से ही शांति का संदेश वाहक रहा है, शांति का पक्षधर रहा है। चाहे महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, विवेकानंद जी हो, गांधी जी हो, इन गुरु महान गोविंद सिंह गुरु का गोविंद जैसे- सिंह जी हो, इन तमाम महापुरुषों का यह देश और इन महापुरुषों ने दुनिया के कोने कोने में धर्म और शांति का संदेश पहुंचाया है कि हम जिस देश में रहते हैं वह देश शांति का प्रतीक है। हम युद्ध करना पसंद नहीं करते हैं और युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है, हल भी नहीं निकाला जा सकता है। जो काम प्यार से हो जाएगा वो काम मार से नहीं हो सकता है। ये हमारे पूर्वज भी, विद्वान भी कहते हैं। तो हमारे भारत का जो एक कदम होना चाहिए वह बहुत ही सटीक और सुंदर होना चाहिए। हमें यह संदेश देना चाहिए कि हमेशा से हम शांति के प्रतीक रहे हैं, हमारा काम शांति का है, हम शांति से रहे हैं। यही कारण है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा गया है। तो हमारे भारत का जो बढ़ती हुई कट्टरता में, युद्ध की परिदृश्य में, हमें अपनी ताकत को बनाते हुए लोगों के बीच में यह संदेश देना चाहिए कि हम शांति के वाहक हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा सोबते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो 10-20 दिन तक सरल हो। मतलब क्षमा वही कर सकता है जिसके पास क्षमता है। तो हम लोग उसके पक्षधर रहे हैं। तो इस पे हमारे देश और हमारे राष्ट्र और हमारे जो सरकार है, सरकार के मुखिया हैं, इन लोगों का जो कदम होना चाहिए बहुत सटीक और सुंदर होना चाहिए, ताकि विश्व के देशों में संदेश जाए कि भारत जो है एक अपना अलग शक्ति स्थापित किए हुए है, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी कमजोर के ऊपर नहीं करता है, हमेशा से शक्तिशाली के साथ लड़ा। अभी देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध में भारत का पक्ष क्या होना चाहिए? ईरान और अमेरिका जो युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका ने ईरान के ऊपर युद्ध थोपा है। उसने युद्ध थोपा है एक प्रोपेगेंडा बना करके कि यह परमाणु हथियार बना रहा है या परमाणु बम बना रहा है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। अमेरिका का एक मतलब वो रहा है, उसका एक सिद्धांत रहा है, सिस्टम रहा है
कि जहां कहीं भी तेल का स्रोत वाला देश है उस देश पर एक गलत प्रोपेगेंडा अपनाओ और गलत प्रोपेगेंडा अपना करके उस देश पे हमला करो और हमला करके उस देश को दबा दो और दबा करके उसके खनिज संपदा जो है उस पे अपना कैप्चर करो। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी इराक पे युद्ध हुआ था, तो उस समय भी अमेरिका ने कहा था, आपको पता होना चाहिए कि ये रासायनिक हथियार बनाया है, इसके पास सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वह तेल के कुओं पे कब्जा करना चाहता था, युद्ध किया, ठीक सेम वैसे ही ईरान पे किया है। अभी अब कुछ दिन पहले आपने देखा ही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया। ये कितना बड़ा मतलब दादागिरी वाली बात हो गई, गलत बात हो गई। आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेते हैं, कितना पावर हो गया है। तो जाइए ना थोड़ा उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति को उठा के ला दीजिए, आप में ताकत है तो औकात का पता चल जाएगा आपका। उत्तर कोरिया तो किसी से डरता ही नहीं है, वो डरेगा काहे? शेर अपनी कहानी जब तक स्वयं से लिखना नहीं सीखेगा तब तक कहानियों में शिकारी अपने आप को महान बताते रहेंगे। तो जितने भी विश्व के देश हैं सब अपनी अपनी कहानी वो शेर की तरह जीता है, वो अपना कहानी खुद लिखा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर कोरिया कहानी अपना खुद लिखा है, शेर की तरह जीता है, काहे नहीं अमेरिका जाता है, वहां नहीं जाएगा। वो भी तो परमाणु शक्ति देश है, उसको भी रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये कमजोर जो देखते हैं कि जहां चूंकि इनकी सत्ता जो है मिलेगी, जो देखते हैं कि वो उनके करीब में है, ये अमेरिका का टेंडेंसी रहा अपने से दूर देशों के ऊपर हमला करो, क्योंकि वो देश अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं आ पाएगा और वहां का संपदा हम अपने हाथों में। तो दादागिरी नहीं चलता है, दादागिरी बहुत दिन तक नहीं चल सकता है किसी भी देश का। सरोज जी, एक दृष्टि बिहार के ऊपर भी डालते हैं जी। बिहार में दवाई, पढ़ाई, करवाई, कमाई के लिए कौन सा सार्थक कदम उठाना जाना चाहिए? देखिए, बिहार जो है, बिहार में 4 चीजें, पढ़ाई, दवाई, करवाई और कमाई, ये 4 चीजें जो हैं अभी बहुत फेलियर में चल रहे हैं, मतलब बहुत पीछे हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि मतलब बहुत पीछे है। हमारी सरकारें जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी, आपको कह सकते हैं कि बिल्डिंगें बना दी हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बन गए हैं, लेकिन उसमें विद्या जो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। चिकित्सा के दवाई की बात की जाए तो दवाई में भी बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं, आप भी जाते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारी दवाइयाँ उसमें नहीं मिलती है। हाँ, दवाई का लिखते हैं ये दवा बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। अरे भाई, गरीब सदर अस्पताल में कौन जाता है? गरीब जाते हैं, बताइए, गरीब जाते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार जाता है, वहां उसको सुविधा मिलना चाहिए। कोई भी टेस्ट हो बाहर भेज दिया जाता है, आप बाहर करा के लाओ, तो फिर सरकारी का दवाई का मतलब क्या रह जाता है? सरकारी का फिर मतलब क्या रह जाता है? जब हम बाहर से ही सारी चेकअप करवा लेंगे, दवाई जब हम बाहर से ही खरीद लेंगे, मतलब तो डॉक्टर का फीस बचाने के लिए जाएगा, बचाने के लिए। अब आते हैं कार्रवाई के ऊपर। तो कार्रवाई में हमारी सरकार जो है, यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। कार्रवाई में कोई भी कार्रवाई हो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, अब बहुत बड़ा व्याप्त है। बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं हो सकता है। अब इस पे ये बहुत ही गलानी और शर्म की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। बिहार के जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जो 1 लाख रुपया पेमेंट लेता है, 80,000 पेमेंट लेता है, 50,000 रुपया पेमेंट लेता है, वो 100 रुपया घूस लेता है, उसको भी घूस का लालच है, उसको भी घूस का, वो 100 रुपया लेता है, 200 रुपया लेकर के काम करता है। बहुत शर्म की बात है। उस अधिकारी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार हमें सुविधा दे रही है, हर चीज दे रही है, हम 100 रुपया 200 रुपया गरीब से ले रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है। अब आते हैं कमाई की बात। तो कमाई के मामला में हम तो बहुत पीछे हैं। आप भी देखते हैं पलायन का मुद्दा तो एकदम बिहार में एकदम चरमों पर है। बिहार में पलायन का मुद्दा चरमों पे है। अभी देखिए, इसमें आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। पलायन के लिए बिहार से मतलब दूसरे राज्य में कितना जाना चाहिए? 50% जाए, 25% जाए, ये नहीं कि पूरा झाड़ बहाड़ के पूरे दूसरे राज्य में चले जाए और वहां जाके कम मजदूरी में काम करे, तो वहां का के जो लोग हैं उनको फिर उनका हक मारा जा रहा है,
वो तो जितना मिलता था उतना में करेंगे। दूसरे राज्य के आदमी आके वहाँ पे कम में रेट काम करता है, तो वो लोग तो गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, वहाँ से भगाएंगे ही भगाएंगे। देखिए, ये एक खुद सोचने का विषय है। किसी को दोष देते हैं और बोलते हैं कि वहाँ से भगा दिया, उसका कारण भी तो है। देखिए, इसका दोषी स्वयं पलायन का जो दोषी है वो स्वयं लोग हैं और सरकारें हैं जो जनता को गुमराह करके वोट लेती है। आपने देखा 10-10 हजार रुपया दे करके वोट को खरीदा गया। पलायन अब तुरंत नहीं, वोट उनको इलेक्शन तो सरकार ने कहा उनको रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपया दिया गया है। रोजगार आप कैसे दे सकते हैं? रोजगार 10,000 रुपया में कितने % लोग रोजगार कर सकते हैं? 10,000 में तो एक आप बताइए ना, ठेला भी नहीं आ सकता। ठेला भी नहीं आ सकता है। कैसे आप कह सकते हैं कि हम 10,000 रुपया रोजगार के लिए दे रहे हैं? देखिए, सरकार की नीति और नियत जो है हमेशा से पलायन के लिए बिहार की किसी भी सरकार की रही हो, सरकार जल्द ही उसका ऐलान किया नीति है। नियत सही नहीं रही है। देखिए, अब रही बात परसेंटेज की पलायन की, तो देखिए बिहार से पलायन हो, बड़े बड़े औद्योगिकरण के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, उच्च अधिकारियों के लिए हो, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं, मजदूर वर्ग हैं, उन लोगों के लिए बिहार में पलायन को रोका जाना चाहिए। यहाँ बिहार में उनको रोजगार या तो स्वरोजगार दिया जाना चाहिए या फिर रोजगार की व्यवस्था प्रबंध की जानी चाहिए, और इस पे हर लोगों को जमीन स्तर पे काम करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी काम हो, व्यापार ही हो, खुद का हो। जिला में भी छोटा छोटा कोई कल कारखाना फैक्ट्री रहेगा, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कम से कम 25% आदमी भी अगर यहाँ पे पलायन रुक जाता है तो भी बहुत बड़ी बात मैं है। आपको पूरे शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार में अभी पलायन अगर 10 से 15% रोकने का काम किया है तो ई रिक्शा ई रिक्शा जो है अभी बिहार में 10 से 15% पलायन रोकने का सबसे बड़ा काम किया है। लोग यहाँ बाहर से आकर के खरीद करके चला रहे हैं और अपने परिवार का मतलब पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन जब पलायन की बात होती है तो बहुत बड़ा दर्द उठता है बिहार में। जब हमारे देश के बिहारी हमारे राज्य के मतलब देशों में जाते हैं, हमारे राज्य के जो मजदूर वर्ग हैं स्टेशन पे जाइए, ट्रेनों में देखिए, जानवरों की तरह भर भर के जाते हैं, शौचालय में बैठ के जाते हैं। कितना बड़ा दर्द होता है। देखने के बाद लगता है कि काश हमारी सरकारें जो हैं उनका अगर नियत बिहार के लिए अगर होता तो बहुत अच्छा होता। नहीं तो यही ना गाते हैं कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बहुत बड़ा दर्द है इस चीज में, इसको समझने की जरूरत है बिहार के लिए। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए यहाँ की सरकार और जनप्रतिनिधियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए बिहार की जनता और बिहार के जनप्रतिनिधि और बिहार की सरकारें सबकी नीति और नियत सही होनी चाहिए और एक साथ आना चाहिए। एक साथ आना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक आना चाहिए, ये शपथ लेकर के आना चाहिए कि हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। ये सारे लोगों को शपथ लेना होगा, तब जाकर के ईमानदारी पूर्वक जमीन स्तर पे छोटे छोटे उद्योग हो, स्वरोजगार हो, व्यापार हो, लोगों को व्यावसायिक, बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दे करके हो, टेक्निकल ट्रेनिंग दे करके हो, इन तमाम चीजों पे अगर काम किया जाए और हमारे जनप्रतिनिधि जनता जनप्रतिनिधि और सरकार तीनों की नियत जो हो अगर सही हो तो हम लोग विकसित राज्य बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना खून पसीना हम लोग, हमारे बिहार की जनता, बिहार के भाई लोग दूसरे राज्यों में बहाते हैं, उससे कम पसीना अगर हम लोग बिहार में बहा देंगे तो बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां जितना उनको मिलता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उससे कम भी बिहार में मिलेगा तो हम यहाँ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, और उससे अच्छा सुखी चैन अमन से रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी देखिए, एक इसी त्योहार होली में कोई बाहर से आए हैं तो मैं उनसे बात किया कि आप कहाँ रहते हैं, तो बोले मैं यहाँ रहता हूँ। मैं उस राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं पूछा वहाँ पे अभी आज के डेट में क्या मजदूरी चल रहा है एक हेल्पर का, तो बताए 12 घंटे का 600। आप बताइए कि यहाँ का आदमी वहाँ जाकर
दूसरे राज्य में जाके 12 घंटा मजदूरी करेगा, 600 मिलेगा, 600 में क्या बचाएगा वो? कुछ नहीं बचा पाएगा। 6 महीने के लिए गया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए गया, कोई दोस्त विदेश भी जाते हैं लोग। एक तो अपना घर परिवार समाज प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में गया, विदेश में गया। यहाँ कौन 2 साल में बच्चा पैदा, किसका शादी हो गया, किसका बच्चा पैदा हो गया, कौन गुजर गया गांव में, किसकी शादी हो गई, क्या उत्सव है, क्या त्योहार है, कुछ नहीं देखता है। देखिए। सब कुछ त्याग करके वहाँ इतने कम पैसे मजदूरी करता है। उसके बावजूद भी वहाँ पे वहाँ के लोकल आदमी से डर है, कभी गाली देकर भगाएगा, कभी मारेगा। उनके साथ कभी भी घटना घटने का आशंका रहता है, क्योंकि वो दूसरे का कम मजदूरी में हक खा रहे हैं। वहाँ पे अगला बेरोजगार वहाँ हो गया जो मजदूरी करने वाला था। तो कहीं तक कहीं ना वो जो वहाँ का लोकल आदमी है, अगर वो इस तरीके का कार्य करता है, काम करता है, तो इस पे विचार करना चाहिए कि वो गलत कैसे है, गलत है या सही है। ये चीज भी देखिए। अब देखिए इस सवाल पे जो बोले हैं ये बहुत ही सुंदर सवाल है। इस सवाल का मैं आपको बता देना चाहता हूं जवाब में। देखिए, जब कोई भी मजदूर वर्ग या काम करने के लिए तलाश में जब जाता है तो दूसरे राज्यों में जाता है, वहां जाकर के भटकता है, दर दर के ठोकरे खाता है। हाँ। कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर बोझ बढ़ जाता है जब, तो देखता है कि भाई अगर हम कहीं ना कहीं कोई काम नहीं पकड़ेंगे तो मेरा खुराकी, रूम किराया, बिजली पानी कहाँ से आएगा। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाता है। फंसने के बाद वो रोजगार कर लेता है। उसमें क्या होता है कि वहाँ सोचने का मौका नहीं मिलता है। वहाँ इंसान को मशीन बना दिया जाता है, आप वहाँ मशीन बन जाते हैं और बहुत बड़ा शोषण किया जाता है वहाँ जितने भी काम करने वाले लोग हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप परदेसी हो गए तो गांव में तो आप सुनते ही होंगे, बहुत ही सुंदर कहानी लोग कहते हैं पलायन पे कि जिन पुत परदेसी भइले देवता पितर कुल से गइले। तो ये समस्या है, ये बहुत बड़ा दर्द है और इस दर्द को बिहार सरकार को समझना चाहिए और बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कि हम जिसे चुन रहे हैं, जिसे हम अपना पावर दे रहे हैं, वो मेरे लिए क्या कर सकती है और उसका कर्तव्य क्या है। यहाँ जनता फंस जाती है चुनावी लोभ में। समय समय पर चुनाव आते हैं और लोग विभिन्न प्रकार के लालच देकर के फंसा देते हैं। अच्छा देखिए, चुनाव का जो आपने बात कही, ये जो चुनाव होता है तो पंचायत चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव एक बार अलग होता है, राज्यसभा का चुनाव अलग होता है, राज्यसभा का चुनाव अलग होता है। तो ये जितने सारी चुनाव होता है तो इससे कहीं ना कहीं देश प्रदेश पे जो खर्चा महंगाई होता है वो तो बढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल। क्या इसको एक साथ एक ही साल कराया जा सकता है? ये पॉसिबल है? इसके लिए क्या कोई कानून पास होना चाहिए, बनना चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत का जो संघीय ढांचा है बहुविधान वाला है। जैसे सदन, आप ऊपरी सदन की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा है। हाँ। निचली सदन में आते हैं तो विधानसभा है, विधान परिषद है। जिला में आते हैं, ब्लॉक में आते हैं, पंचायत में आते हैं। जो चुनाव की बात करते हैं तो सरकार कोई भी हो या सत्ता का संचालन आप निचले स्तर से जब तक नहीं कर पाएंगे, ऊंचे से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे देश का संघीय ढांचा जो है वो आता है लोकसभा राज्यसभा में, भाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सत्ता मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं आम जनता तक सुचारू रूप से कैसे पहुंचे। इसलिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं। जैसे भाई देश के लिए कानून कौन बनाएगा, देश की जनता के लिए कानून तो लोकसभा राज्यसभा बनाए, फिर उसको राज्य में लाया जाए, मुख्यमंत्री उसको कार्य योजना को मतलब लागू करे, फिर जिला में आए, ब्लॉक में और पंचायत में जाए। मतलब निचली स्तर पर जाकर के उस जनता का जो भी वादे हैं सरकार की और काम हैं और जनता के लिए जो मतलब व्यवस्थाएं हैं, सुविधा हैं, उसको स्थानीय स्तर तक पहुंचाने का काम। तो
ये जो चुनाव होते हैं, ये जितने भी चुनाव होते हैं तो सब खर्च तो जनता के ही माथे पे जाती है। ये तो वो जो महंगाई बढ़ता है ये तो कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल जनता के जितना ऊपर। ज्यादा चुनाव होगा, जितने बार चुनाव होगा, उसका जो खर्चा है, महंगाई है, वो आम जनता के ही ऊपर आएगा। बिल्कुल 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 आपका तो आमदनी जो मजदूरी है वो तो नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, वो तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही। तो इस पे क्या हो, एक बड़े लोगों की बात है, जो सरकारें हैं उनकी नीयत कैसी होनी चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे। हाँ, इसी के बारे में पूछा था। तो इसके बारे में अब कैसी, जो मान के चलिए समय से पहले जो किसी राज्य की सरकारें चली गई तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। लोकसभा की चुनाव हो गई, समय से पहले अगर वो चली जाती है, गिर जाती है, तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक मुद्दा है और इस पे बहुत बड़ा और सटीक और समय लेकर के कानून बनाने की जरूरत, तभी जाकर के लागू। सरोज जी, अभी बिहार में कुछ परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन ये होना वाला है, ऐसा हो सकता है कि बिहार के जदयू से भाजपा के हाथों में सत्ता हस्तांतरण हो जाए, उसका परिणाम क्या होने वाला है? देखिए, एक कहावत कहा गया था कि जदयू वाले और एनडीए वाले बोल रहे थे कि 25 में नीतीश है, 30 में नीतीश है, बोला गया था ना। लेकिन यहाँ अब जो देखने को मिल रहा है कि 5 महीना में नीतीश जी यहाँ से हट गए, तो इसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम है बिहार की जनता के लिए। और ये मैंडेट जो जनादेश मिला था नीतीश कुमार के नाम पे मिला था, न कि भाजपा के नाम पे। बिहार की जनता जो जनादेश दी थी नीतीश कुमार के नाम पे। तो नीतीश कुमार को सिंहासन दिया गया, उनको सत्ता में आने दिया गया और वही सत्ता छोड़ के जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जैसे एपेस्टिन फाइल में हमारे देश के कुछ नेताओं का वीडियो बना करके अमेरिका रख लिया है और आज पीछे पीछे घुमा रहा है, निर्णय वो ले रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का कुछ ऐसा फाइल बना हो और भाजपा के हाथों लग गया हो और भाजपा रख लिया हो, और जिसके वजह से नीतीश कुमार जी बिहार को छोड़ करके वो दिल्ली जा रहे हैं। आज तो बिहार की जनता बहुत ठगी हुई महसूस कर रही है। बहुत जनता में मतलब बहुत बड़ा त्राहिमाम है कि हम मतलब हमने नीतीश कुमार से मोहब्बत किया, प्यार किया, और नीतीश कुमार साथ छोड़ करके एक भोजपुरी का बहुत सुंदर गाना था, आप भी सुनते होंगे कि जब साथ देवे के ना रहे तो प्यार काहे के तू कैलो, दिल बार बार आह भरे काहे हमरा के छोड़ के तू चल दिया। बिहार की जनता अब यही गाना गा रही है और भ्रम में है कि भाई ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखते 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 ही देखते देखिए अब क्या से क्या हो गया है। और आने वाला समय में फिर बिहार में अगर भाजपा के हाथों में सत्ता जाता है तो फिर जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, कट्टरता, आपसी द्वेष बहुत जल्द बढ़ेगा और जो बिहार और बिहार की जनता के लिए बहुत ही गलत होगा। सरोज गोस्वामी जी, अच्छा सरोज गोस्वामी जी, आप एक पूर्व जिला प्रवक्ता रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी का। क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता चला गया? देखिए, कांग्रेस 70 सालों तक राज की है इस देश पे, जनता के प्यार और आशीर्वाद से, जनता के सुख दुख की साथी रही है। बीच में हमने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लाए, लेकिन 14 में हमारे पार्टी के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बनाया गया, ऐसा गलत कुछ व्यवस्थाएं बनाया गया, गलत तरीका अपनाया गया और हमारे कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में गलत मुद्दा दे करके जनता के बीच में गुमराह किया गया और जनता को गुमराह करके और हमारे अगेंस्ट में निगेटिव नैरेटिव पैदा किया गया और जनता
कुछ उसमें फंसी, और जनता जो है कुछ लालच में फंस गई। 2 करोड़ परिवर्तन चाहती थी। परिवर्तन और 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इन सब चीजों के मतलब जो जुमले थे, भाजपा की सरकार की जो जुमले थे, और हमारे प्रधानमंत्री ने जो जुमला फेंका, इस जुमलों में हमारी जनता जो फंस गई। नहीं, कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे भाषण में वजन देने के लिए ये ऐसे कहा गया। जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल बाद में तो इन लोगों ने कहा कि हम जितने भी वादा किए ये सब जुमला था। ये तो अमित शाह जी भाषण ने में वजन देने के लिए कहा गया। लेकिन उसी जाल में, जैसे आप पढ़े थे, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि कबूतर और जाल एक कहानी थे, उसमें पढ़े थे कि बूढ़ा कबूतर नसीहत देता है छोटे बच्चों को कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन जनता जो थी, नाहक भोली भाली जनता है, वो नाहक में भाजपा के जाल में वो फंस गई। इन लोगों ने नारा दिया, दाना रूपी नारा दिया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाता में देंगे, और आपका बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्हीं जालों में फंस करके। अच्छा सरोज जी, अपना देश का कैसा दाना हवा पानी है, यहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं, इनको लुभाना, लालच देना, आकर्षित करना बहुत आसान होता है। कुछ % ऐसे लोग जो अपने आप को चालाक समझते हैं, देश को भोली भाली जनता को आसानी से लालच देते हैं, गुमराह करते हैं, लालच देते हैं और अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि हमारे लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर जनता के हाथों में दिया गया। हमारा संविधान जो है वह सबसे बड़ा पावर दिया है जनता के हाथों में, शक्ति। कि ये पावर जो है, आप किसी को सत्ता पे बैठा सकते हैं, किसी को सत्ता से हटा सकते हैं, उतार सकते हैं। और इसी पावर को हमारी जनता जो है कभी कभी मिसयूज कर लेती है, लालच में फंस करके। मैं जनता को भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। क्या होता है इस कि पावर को हासिल करने के लिए देश कितने सदियों गुलाम रहा। आजादी पाने के लिए लाखों लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ी, और इसका जब उपयोग करने का टाइम आया तो लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। जनता जो, देखिए, बोले आपसे एक ही बात बोले कि भारत की जनता भोली भाली है। उसको 14 में गलत तरीका से भरमा करके और गलत प्रोपेगेंडा निगेटिव बना करके सत्ता तो ले लिया गया। आज वही जनता है, हमारी कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले हमने विकसित भारत बना करके दिया, विकासशील भारत बना करके दिया। 14 के बाद आप देख लीजिए कि आपके देश की स्थिति क्या है। अच्छा सरोज जी, बिहार में कांग्रेस को कमजोर पड़ने के क्या कारण रहा? देखिए, पूरे भारत में तो कमजोर हो गया, बिहार का बता सकते हैं, क्योंकि आप एक पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं सीवान जिला का। मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में कांग्रेस को कमजोर होने का जो कारण रहा है, वह महागठबंधन में जाकर के दल के साथ समझौता करके, अगर मतलब हमारी ये अपना व्यक्तिगत विचार है, ये ऊपर के लोगों की बात है, हमारे शीर्ष नेताओं की बात है कि वो लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैं एक सिपाही होने के नाते और कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जो अनुभव रहा है, मैं उस पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हम लोग बिहार में गठबंधन की राजनीति नहीं करते तो आज हम लोग बिहार में नीतीश कुमार पैदा नहीं होते, बिहार में भाजपा पैदा नहीं होती। एक कड़वी सच्चाई है। आज हम लोग 35 साल से सत्ता से बाहर हैं बिहार में। 35 साल का नौजवान आज बिहार में कांग्रेस को नहीं जानता है, कांग्रेस को वो नहीं जानता है। कारण रहा है कि अब वो जदयू को जानता है, भाजपा को जानता है। हमने जो गठबंधन की राजनीति की है उससे अलग हमको विपक्ष में ही रहना चाहिए था। इसका उदाहरण रहा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हम लोग सिंगल पार्टी रहे हैं, 15 साल सत्ता से बाहर रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 15 साल पुनः हम दोनों स्टेट में आए सत्ता। तो हमारी पार्टी की जो कमजोरी रही है, गठबंधन की राजनीति रही है,
और धीरे धीरे गठबंधन में हम लोग फंसते गए और फंसने का कारण हो गया कि हम लोग कमजोर हो गए और संगठन हमारा जो है वह आज भी संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ रहे हैं। इसका कारण वही है कि हमारे जो गठबंधन की राजनीति है इसी में हम लोग फंस जाते हैं। सरोज गोस्वामी जी, कांग्रेस पार्टी भारत में काफी लंबे अरसे तक शासन की है, कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या ऐसे काम कर गई उन लंबे समय में शासन करते हुए जो अन्य पार्टियां नहीं कर पाई? देखिए, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई में खुद लड़ी है और देश को आजाद कराई है। आजाद कराने के बाद जब शासन सत्ता में आई तो कांग्रेस भारत के निम्न मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक ले जाने में कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा रहा है। हम जब आजाद हुए तो हम शून्य थे, हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं था। हाँ, ये सही बात है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मित्र देशों के साथ मिलकर के औद्योगिक क्रांति का जाल बुने। सिंदरी कारखाना हुआ, बरौनी रिफाइनरी हुआ, दुर्गापुर स्टील प्लांट हुआ, आपका बरनपुर हुआ, भिलाई स्टील प्लांट हुआ। तो उन्होंने इस देश को आर्थिक और समृद्धशाली बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का कार्यक्रम चलाया। उसके बाद पंचवर्षीय योजना चलाया, यानी 5 साल में कामों का हम क्या क्या जमीन स्तर पे करेंगे और उसका निराकरण करेंगे, मतलब उसको समझेंगे, हिसाब देंगे, हिसाब करेंगे। उसके बाद हमने युद्ध का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने देखा कि भारत कृषि प्रधान देश है तो हरित क्रांति का भी हमने एक योगदान दिया, हरित क्रांति भी लाया, दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति भी लाया। और कांग्रेस, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखिए क्या नहीं की है। आज जो लोग कांग्रेस को कर रहे हैं उनके ब्लड में कांग्रेस है। जो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं और कांग्रेस को प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को कोसते हैं, इंदिरा गांधी को। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। अगर 3 पीढ़ी पहले देखा जाए तो जैसे किसी के दादा रहे होंगे, किसी के भी, तो कांग्रेस पार्टी का ही वोट दिए रहेंगे। अगर नहीं दिए होते तो कांग्रेस इतने लंबे समय तक शासन नहीं कर पाती, सरकार में आती नहीं। बिल्कुल नहीं। उसके बाद उनके जो पिता हुए होंगे वो भी तो कहीं कांग्रेस को वोट दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग तो वही हैं, बस नजरिया बदला है। अब देखिए उसमें क्या हो जाता है कि वही उनके ही मतलब 2-3 पीढ़ी पहले कांग्रेस को वोट दे के सत्ता में लेके आई, अगला जो जनरेशन आया किसी और सत्ता पार्टी को बदनाम करती है कि ये पार्टी जो पिछला था सही नहीं था, क्या किया है, अभी जो है वो क्या कर रही है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ, जानिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, अब उसके बाद हमारे देश में पढ़ाई बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 कैटेगरियां बांटा कांग्रेस ने बांटी कि गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कमजोर वर्ग का बच्चा जो है, अगर वह पढ़ने में मेधावी है, अगर पढ़ने में तेज है, तो उसको पढ़ाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का स्थापना, जवाहर नवोदय विद्यालय का, कि बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, अगर वह तेज है तो उसको हम सरकारी, उसका एग्जाम होता था, हाँ 5वीं क्लास में होता है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, हमारी सरकार ने की, कि बच्चा जो है गरीबी मतलब गांव से निकल करके वो पढ़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 10वीं 12वीं तक बच्चा पढ़ेगा, उसमें कोई पैसा उसको नहीं लगेगा। उसके बाद जिस बच्चे के देश में देशभक्ति की भावना जगेगी, देशभक्ति की भावना जगा करके उसको आगे पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए सैनिक स्कूल की स्थापना की गई, वो कांग्रेस की ही देन है। उसके बाद हमारे देश में सरकारी कर्मी जो रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी रहे हैं, उनके बच्चों को ट्रांसफर
तबादला होने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, तो उनके बच्चों का नामांकन कैसे होगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हमारी सरकार ने की कि फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चे पढ़ेंगे इसमें, और हमारे देश में पढ़ाई के लिए कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो। एक सर्व शिक्षा अभियान भी आया था। बिल्कुल आया था। आज भी देखते ही होंगे सर्व शिक्षा अभियान की तरह हमने, हमारी सरकार ने, जो आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मतलब खाने का अधिकार और पढ़ने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया कि 14 साल तक के बच्चा जो होगा हम उसको मुफ्त में पढ़ाएंगे, मुफ्त में किताब देंगे, कोई एक्स्ट्रा खर्चा हम नहीं लेंगे। भोजन का अधिकार, अंत्योदय योजना किसने लाया? हमारी सरकार ने। किसानों का ऋण माफ किसने किया? हमारी सरकार ने किया। तो हमने तो हर लोगों के लिए, अब देखिए, बैंकों का निजीकरण किसने किया? कंपनियों का सरकारीकरण किसने किया? कांग्रेस ने किया। हमने पेंशन बंद किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए 80 साल का उम्र निर्धारित किया जा रहा है। सेना में जाने के लिए 4 साल में रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है। ये कौन सी योजना है? इससे कहीं ना कहीं सेना में जाने वाले युवाओं का मनोबल जो है, मनोबल तोड़ा जा रहा है, मनोबल टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल टूट रहा है। आप बताइए कि आप अगर ईमानदार है, कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, संत प्रधानमंत्री हैं, तो अब आप बताइए कि संत प्रधानमंत्री अपने एमपीओ का पेंशन क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? उनका पेमेंट क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? कहते हैं कि आप लोग 1 रुपया लीजिए पेंशन या पेमेंट लीजिए। तो और हमारे देश के जवान जो है, चिलचिलाती धूप, काजल सी काली रात, मेघा गर्जन में वो बर्फ में गलते हैं, राजस्थान की बालू रेतों में गलते हैं, असम के बारिशों में गलते भीगते हैं, और उन जवानों के लिए पेंशन नहीं मिलेगा। ये कैसा नियम है? ये कैसा सिद्धांत है? लेकिन हमने पेंशन भी दिया, ये तमाम जो चीजें हैं, तो सब तो अब हमने कहाँ छोड़ा? नौजवानों के लिए नौकरी सरकारी किया, किसानों के लिए ऋण माफ किया, कृषि लोन दिया हमने, जो अभिभावक है उनके सरकारी को हमने निजीकरण, सरकारीकरण किया, जितने प्राइवेट कंपनियां थी सबको हमने सरकारी किया, और संचार क्रांति लाया, मोबाइल फोन लाए, कंप्यूटर लाए। किसने लाया? ये तो सब हमारी ही सरकार, कांग्रेस की सरकार ही लाई है। अब ये लोग कह रहे हैं जो कि हमने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया? नौजवानों का अग्निवीर में ला दिया, मनोबल तोड़ दिया हमारे नौजवानों का, देश का। हमारे देश में इस आपका नौकरी में जो हमारा सेना जो था, सेना ही एक ऐसा था जहां नौजवान अपना देशभक्ति और मनोबल लेकर के जाते थे कि भाई हम यहाँ जाएंगे तो हम देश की सेवा करेंगे, और देश की सेवा करेंगे तो हमें इसका जो है, हमारी जो इच्छा है, हमारे दिल में जो भावना है, वो भावना जो है हमारा पूर्ण हो जाएगा सरकार। लेकिन ये सब सरकारें जो हैं, ये तो सब खत्म कर दी। हमारी सरकारें जो की हैं, वो उसका योगदान आप देख सकते हैं। पूरा देश की जनता को मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, मनरेगा गांव में 100 दिन का काम, अगर आप मजदूरी करते हैं तो गांव में मजदूरी करके रहिए। हमने पलायन रोकने का काम किया है। लेकिन आज हमारे ही सरकार, हमारे ही नेताओं के खिलाफ में बोला जा रहा है, जो बहुत निंदनीय है। आप करके बोलिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, बोल रही मन हीरा कब कहे कि लाख टका का मोल। जब आप अपना बड़ाई तब कीजिए जब आप करते हो तब कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप दूसरे को मत कहिए, जो किया हुआ है उसके योगदान को कभी मत। सरोज जी, सरकार में कांग्रेस नहीं है, क्या आपको लगता है भारत की जनता पुनः कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है, फिर से कांग्रेस की सरकार लाने के लिए सोच रही है? बिल्कुल। अब पूरे भारत में भारत की भोली भाली जनता अब समझ चुकी है कि भाजपा को वोट देके हम लोग ठगा गए हैं। भाजपा हमें ठगने का काम की है। क्यों ठगने का, उनको ठगा हुआ क्यों महसूस हो रहा है? ठगा हुआ इसलिए महसूस हो रहा है कि इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ त्राहिमाम, महंगाई चरम पे है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम आप देख ही रहे हैं। हमारी सरकार जो थी कितनी थी?
अब जो की सरकारें हैं कितनी है, हम लोग सिलेंडर 400 रुपया में देते थे, आज सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। और आप देखिए रहे हैं सब्सिडी कितना आ रहा है, 78 रुपया सब्सिडी मिल रहा है। उस सब्सिडी से क्या होने वाला है? यही तो अब जनता समझ चुकी है ना कि ये सब हमें जुमला में फंसा दिया गया। सब्सिडी के नाम पे वो तो बंद ही हो जाए तो बिल्कुल, अच्छा है। अब जनता पूरा कांग्रेस की तरफ ही देख रही है। आप देखिए रहे हैं कि हमारी सीट जो है 100 के करीब पहुंच गई। तो जनता अगर हमें चाह रही है, भारत की जनता हमें अपने दिलों में बैठा रही है, दिमाग में बैठा रही है, वो अब समझ चुकी है कि भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोपगेंडा अपनाया, कांग्रेस को बदनाम करके इसने सत्ता पा लिया और सत्ता पा करके इसने हमें ठगने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस ही देश को आगे ले जाएगी, कांग्रेस ही देश को मजबूत करेगी। इसलिए कांग्रेस को और कांग्रेस के लिए अब जनता पूरी भरी निगाहों से देख रही है, दिल में बैठा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी को आप देखे भी किए, बिहार में यात्रा किए, देश में यात्रा किए, जनता कैसे सर आंखों पे बैठाई है और बैठाई तो इसका परिणाम है। और आने वाले समय में भारत की जनता जो है कांग्रेस को पक्का शासन में लाएगी, सरकार बनवाएगी, ये पूर्ण रूप से है। और मैं कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस के बारे में जान लीजिए कि दरों से रह गुजर कर चमक छोड़ जाती है। कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दरों से रह गुजर कर चमक छोड़ जाती है, पहचान अपनी ये दूर तलक छोड़ जाती है, रुसवाइयों का दौर इन्हें गवारा नहीं, कांग्रेस टूट कर भी खनक छोड़ जाती है। तो हम आएंगे, भारत की जनता, सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता, राज्य की देवतुल्य जनता जो है कांग्रेस के लिए अपना मन बनाई है और आने वाले समय में कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। हमारे नेता जो हैं उनके नेतृत्व में हमारा सरकार का गठन भी होगा, ऐसा उम्मीद है और जनता का भी विश्वास। सरोज जी, क्या नए युवाओं को राजनीतिक में आना चाहिए और भारत की जनता, सरोज जी, नए युवाओं के लिए क्या राजनीतिक में आना चाहिए और भारत के जनता के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और हमारे बिहार राज्य के जितने भी युवा हैं जो राजनीतिक में भागीदारी स्थापित करना चाहते हैं उनको जरूर आना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग मौन हो जाते हैं तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो हैं शासन और सत्ता में भागीदारी स्थापित कर लेते हैं। तो इसलिए मैं युवाओं को स्पष्ट रूप से आह्वान करता हूं कि आप लोग राजनीतिक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए, पूरा आइए, जितना भी हो सके, जहां से हैं, जैसे भी हैं, वहां सेवा कीजिए, लोगों के बीच में आइए, लोगों की सेवा कीजिए, जनता की सेवा कीजिए और राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। तभी हमारा पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। बिहार राज्य के लिए और अपने पूरे देश की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? मैं पूरे अपने राज्य, बिहार राज्य के देवतुल्य जनता और देश के पूरे देवतुल्य जनता के बारे में मैं तो यही कह सकता हूं कि आपको बार बार मैं नमस्कार करता हूं और आप अपना बेशकीमती पावर देने से पहले जरूर एक बार विचार कीजिए कि आपके परिवार की पढ़ाई लिखाई, दवाई, कार्रवाई, कमाई का अवसर कौन सी सरकार देगी। आप उस सरकार और उस सरकार के और उस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उसको चुनिए। मैं कहूँगा कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी, बिहार की जनता और देश की जनता से मैं कहता हूँ कि आपके परिवार के लिए हमेशा से पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई, कमाई का जरिया कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी रही है। मैं वचन देता हूं आपको कि आगामी आने वाले समय में भी अगर आप हमारी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो आपके ये 4 काम जो हैं हमेशा दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा और आपके चरणों में मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मैं पूर्ण रूप से वचन देता हूं और कि आपके हर काम की और आपके हर जो है सुविधा है आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज कांग्रेस पार्टी के सिवान जिला के पूर्व प्रवक्ता। इनका एक अपना विचार था, आप इनका विचार से
सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताएं। अगर इनके विचारों से सहमत हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।